हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मतलब डिप्लोमेसी या किसी कंट्री के दूसरे के साथ ताल्लुकात या फॉरेन पॉलिसी। जब कहते हैं कि किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि जी अमेरिकन सेंट्रिक है। इंडिया के हवाले से कहा जाता है कि उनके रशिया से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। बट एक होता है फिर आजकल पाकिस्तान के हवाले से ये बात की जाती है कि शायद हम चाइना सेंट्रिक हुए हैं या फिर मिडल ईस्ट का बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। क्या चीज़ें हैं, मुझे आज ये बात समझनी है कि क्या चीज़ें ऐसी गलतियाँ हमने की पास्ट में या अभी हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अगर हम कहें ग्लोबली हम पीछे रहे हैं। दुनिया हमें शायद उस तरह सीरियस नहीं लेती या हमें सुनती नहीं है। क्या हमारी इकोनॉमी है या हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है? नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात, जिसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, चीन भी हमारी दूसरी तरफ है, लेकिन उनके साथ ऑन ऑफ चले मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ क्यों हमारा ताल्लुक बेहतर नहीं रहा? आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें जॉइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं अशोक सजनार साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much. Always a pleasure to be with you. Thank बहुत you. शुक्रिया सर। अच्छा सर, आप क्योंकि खुद डिप्लोमेट रहे हैं, आपसे बेहतर इस बात को मेरे ख़्याल कोई नहीं जानता। और पाकिस्तान हो, इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, इसके ऊपर तो जितने भी मैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी देखता हूँ और हिंदुस्तान के भी इत्तेफ़ाक है, पहले जिनसे मुलाकात हुई है, अब कभी होती है, तो बड़ा उनका एक होल्ड होता है इस रीजन के ऊपर। सर, एक तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आपसे ये बात समझनी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, आपको मेन क्या चीज़ 1 या 2 या 3 या जो आपको जो भी लगता है, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ अगर भारत की विदेश नीति को देखा जाए, फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, तो हमने पहले शुरुआत में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर का समय था, 2 भागों में पूरी दुनिया बटी हुई थी, तो वो दैट वाज़ द बेस्ट पॉलिसी एट दैट टाइम। उसके बाद हमने 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसमें हमारे जो रिलेशंस थे अमेरिका के साथ और बेहतर होने शुरू हुए। रूस के साथ भी अच्छे रहे और फिर 2000 में आते-आते हमने ये जो समिट पार्टनरशिप है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से हो, रूस से हो वगैरह, इन सब से बहुत सारे देशों से हमने एनुअल अपनी जो है समिट पार्टनरशिप को बनाया, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया। जी। परंतु अगर मैं कहूं जो पिछले 10 साल में जब से मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, तो उन्होंने तो एक बहुत ही जबरदस्त अपना इम्प्रिंट, अपनी छाप छोड़ी है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। तो अगर मैं दो तीन अगर मुद्दे बताऊं किसके ऊपर हमने फोकस किया है, वो है, एक तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। वो आपको पता है, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी था मई 2014 में, तब भी उन्होंने सारे जो सार्क के देश थे उनके सब लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट किया था, जो उनके बिल्कुल। साथ आइडिया था, जो अपने नेबरहुड में अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमने अपने संबंधों को अच्छा करना है। उसके जी। साथ मॉरिशस के भी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, क्योंकि मॉरिशस में हमारा जो संबंध है, रिश्ता है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही बिम्स्टेक के सभी लीडर्स को, सार्क को हमने छोड़ दिया था 2019 में, जब प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बारी उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, क्योंकि हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ एकदम खत्म हो गए थे। वो पुलवामा हो चुका था, बालाकोट हो चुका था फरवरी 2019 में, तो पाकिस्तान को तो इनवाइट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। जी। तो उसको फिर हमने बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट किया, और उसमें किर्गिस्तान को भी किया, क्योंकि किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के सभी जो देश थे उनका वो रिप्रेजेंटेटिव था। और उसके बाद मॉरिशस को भी इनवाइट किया गया। तो हमारा बेसिकली जो प्रधानमंत्री मोदी की, इनकी जो सरकार है, अपने जो नेबरहुड में जो भी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को, रिश्तों को अच्छा बनाना है। और अगर आप देखें 2014 से लेकर अब 2024 तक, तो मैं ये कहूंगा जो पाकिस्तान के अलावा हमारे जो रिश्ते हैं जी। सभी अपने पड़ोसी देशों के साथ, सभी के साथ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर हैं।
बांग्लादेश के साथ तो हमारा जिसे कहा जाए गोल्डन पीरियड है। श्रीलंका के साथ भी, भूटान के साथ तो हमेशा से ही बड़ा अच्छा रहा है। नेपाल के साथ भी थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, परंतु इस समय जो हमारे संबंध हैं बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही गूढ़ हैं। और अगर आप अफगानिस्तान का भी देखिए, जी अफगानिस्तान में तालिबान ने की सरकार को हमने मान्यता नहीं दी है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, परंतु फिर भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमने 50,000 टन, आपको मालूम है, पाकिस्तान के बिल्कुल। थ्रू उनके जी लिए वीट भेजी है। चाबहार से 20,000 टन और वीट भेजी है। बहुत सारे अपने कोविड-19 के वैक्सीन भेजे हैं, उसके जी बाद बहुत मेडिकेशन भेजी है। तो चाहे डिप्लोमेटिक हमारे संबंध नहीं है, परंतु वहां के लोगों के लिए हमारे दिल में जज्बा है और हमने उनको सहायता की है। जरूर। आप मालदीव्स का कह सकते हैं, जो मालदीव्स के साथ अभी हाल में जी बिल्कुल, थोड़ा रिसेंटली। सा उतार चढ़ाव हुआ है, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो वो उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली। और वो उसको भी हम मेरे ख्याल से एक ठीक ढर्रे पर लाने में सफल होंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है जो सर। हमने अपनी नेबरहुड में, और ये हम क्यों कर पाए हैं, क्योंकि हम किसी जो कुछ भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे नेपाल के साथ हैं, श्रीलंका, श्रीलंका को जब उनको जरूरत पड़ी 2022 में, हमने $4.5 बिलियन का वहां पर सहायता की। ना जी उनके पास खाने को अनाज था, ना एनर्जी थी, ना ऑयल था, ना गैस था, ना मेडिसिन था, ना फूड था, ना फर्टिलाइजर था, परंतु सभी कुछ भारत ने दिया उनको। तो मैं ये कहता हूं जो भारत के पास, क्योंकि अब एक तो इतनी कैपेसिटी है और देशों के साथ काम करने के लिए, और देशों को अगर हम मदद करना चाहते हैं, जैसे अब अफगानिस्तान को हमने 50,000 टन वीट दी, हम दी क्योंकि हम दे सकते हैं। हमारी जो बिल्कुल। इकोनॉमी है इस समय करीब, देखिए फखर साहब, $4 ट्रिलियन के आसपास हो गई है। एग्जैक्टली। 10 साल पहले अगर मेरी भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 10वें 11वें नंबर पर थी, इस समय वो 5वें नंबर पर आ गई है। जी 10 साल में बिल्कुल। 5-6 उसने जो दर्जे हैं वो ऊपर आ गई है। एग्जैक्टली। और अभी कुछ साल में, 2-3 साल में, तीसरे नंबर पर आ जाएगी। एग्जैक्टली। जर्मनी और जापान को वहां से हटा देगी। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले 3 महीने के उसमें हमारी औसत दर थी 8.4%, हमारा ग्रोथ था। बिल्कुल सर। तो जो चाहे वो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना गेorgieva, वो कहती हैं इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्टार, इंडिया इज द शाइनिंग स्टार या इन ग्लूमी वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, और इसीलिए हम और देशों की सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, आपने रूस की कही और अमेरिका की बात कही, सर। तो मैं ये कहूंगा जो इस समय, अगर मैं समझता हूं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर जो कोई संबंध है, रिश्ता है, वो है अमेरिका के साथ। तो पहले बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। 1971 का वाकया आपको भी याद होगा, जो जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका ने अपना यूएस 7th फ्लीट का यूएसएस एंटरप्राइज को भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में, भारत के ऊपर दबाव जी डालने के लिए। तो वो वाले हमारा जो वक्त था, वो हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। परंतु बिल्कुल। अब मैं समझता हूं जो, और पर्टिकुलरली पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की 3 यूएस प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने काम किया है, बिल्कुल। बराक ओबामा के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जो बाइडेन, और तीनों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आगे तक गए हैं। यस। अभी हाल में अगर आप देखें, जो उनको एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया गया जून 2023 में, जी उनको दोबारा से ये कांग्रेस में जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को उनको आमंत्रित किया गया, इनविटेशन किया गया, जो आप उसको एड्रेस करिए। अब आपको ये मालूम होगा, जो भारत के तो वो पहले प्रधानमंत्री है जिनको 2 बार ये न्योता दिया गया, परंतु पूरी दुनिया में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं। एक नेल्सन मंडेला थे, एक विंस्टन बिल्कुल। चर्चिल थे, एक दो इसराइल जी के प्रधानमंत्री हैं जिनको एक से ज्यादा बारी यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने का इनविटेशन दिया गया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें एक हैं।
तो मतलब ये बताता है जो हमारे संबंध उनके साथ कितने अच्छे हैं। बिल्कुल। दूसरा है जो आपने रूस के बारे में बात की, सब। तो रूस के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत ये हेरिटेज लेगेसी हमारी रिलेशनशिप है। हमारे जो वेपनरी है, आर्मामेंट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो हम बहुत वहां से लेते हैं। और जी। अभी क्योंकि हमें अपने लोगों के लिए एनर्जी की जरूरत थी, अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी की जरूरत थी, तो वो हमने चाहे पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का, चाहे हमारे ऊपर दबाव रहा हो, प्रेशर रहा हो, जो आप मत लीजिए, परंतु फिर भी क्योंकि हमारी अपना इंटरेस्ट था, नेशनल इंटरेस्ट था, तो इसीलिए हमने वहां से ये ऑयल और गैस वहां से हम लेते रहे। जी। तो इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में मालूम चलता है। ये तो मैं कहता हूं भारत के बारे में। सब। अब अगर पाकिस्तान के बारे में जी, मैं बिल्कुल। कहूं, वहां की जो फॉरेन पॉलिसी है, देखिए पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ है नहीं। अब क्या, देखिए आपकी अगर या तो इकोनॉमी अच्छी हो, जी। तभी आप जाते हैं, जहां पर कोविड 19 में किसी को सहायता चाहिए तो आप जाइए वहां पर करिए, मेडिसिन दीजिए, आप वो दीजिए। बिल्कुल। किसी को जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो बड़े देश हैं, इजिप्ट है, अफ्रीका में बड़े देश हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, भारत ने वहां पर भेजा। परंतु पाकिस्तान के पास अगर हो तो वो कुछ ऐसा दे, परंतु जी। पाकिस्तान को तो अपने खाने के लाले पड़े हैं, जैसे कहते हैं। वहां पर हमने देखे हैं टीवी पर कैसे जो वहां पर आटा नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके जी। लिए लड़ाई हो रही थी उस समय। अब मुझे नहीं मालूम है हालात इस समय क्या है, परंतु इकोनॉमी तो पाकिस्तान की अच्छी है नहीं। जी। तो इसलिए पाकिस्तान के पास एक तो कुछ है नहीं दुनिया को देने के लिए, राइट। दूसरा है उसके पास वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। हम्म। स्टेबिलिटी नहीं है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जी। वहां पर ट्रेड कौन करेगा। वहां से देखिए, जहां भी कहीं कोई अगर आतंकी वो होता है, टेररिस्ट एक्शन कोई होता है, उसका हमेशा वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है। जी। देखिए पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन को, मैं ये समझता हूं, ज्योग्राफिकल पोजीशन को वो अपने को, इट मेक्स इटसेल्फ अवेलेबल टू द जी। हाईएस्ट बिडर। पहले अमेरिका था जो उसकी अफगानिस्तान के लिए उसको जरूरत थी, तो जी, बिल्कुल। वो जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमने $33 बिलियन दे दिए हैं टेररिज्म को डील करने के लिए, परंतु पाकिस्तान तो हमको समझता है बेवकूफ, और वो जी। अभी उन्हीं टेररिस्ट को पाले हुए है जिसको हम चाहते हैं। और अब चीन, क्योंकि चीन को अरेबियन सी आना है, बिल्कुल। उसको ग्वादर चाहिए, उसको यहाँ से अपने जो चोक पॉइंट्स हैं, मलक्का स्ट्रेट और इधर उधर का, वहां से वो बचना चाहता है। तो एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने अपने को ऑफर कर दिया है वहां पर। तो मैं ये समझता हूं, जो अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए भारत की और पाकिस्तान की, जी। तो इट इज लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज। दे आर सो डिफरेंट, दे आर राइट। सो डिफरेंट बिल्कुल ठीक। बिकॉज देखिए, आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो भाई कुछ अपनी नेशनल पोजीशन होती है, कुछ अपनी नेशनल डिग्निटी होती है। जी। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस समय थे, इमरान खान, वो गए रूस में ऑन द जी, बिल्कुल। सेम डे दैट रशिया लॉन्च द अटैक अगेंस्ट यूक्रेन। या। फरवरी 2024 में इमरान खान वाज ऑन रशियन सॉइल, रशियन टेरिटरी। अगर मैं 22। आपको, जी, फरवरी 22, 22। हाँ या। 22 में, या। फरवरी 22 में वो वहां पर उनके उसमें थे। Ex- मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं, जो जी। 1979 में हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो चाइना में थे जब चीन ने डिसाइड किया, फरवरी 1979 मेरे ख्याल से था, जब चीन ने डिसाइड किया जो वो वियतनाम पर अटैक करेगा। इन प्रोटेस्ट, Mr. Atal Bihari Vajpayee cut short his visit to China and he returned back. या। पर वहां पर वो खड़े रहे इमरान खान, ऐसे बिल्कुल। बताते हुए जो ही सपोर्ट्स इट। अब आज उसका बिल्कुल एकदम पासा पलट हो गया है, जो अब पाकिस्तान इज सप्लाइंग वेपनरी एंड इक्विपमेंट टू यूक्रेन। हम्म। आप देख रहे हैं, जी। जो 2022 में वहां पर वो रूस के साथ खड़े थे,
और अब जो है अमेरिकन वेपनरी और इक्विपमेंट है, वो यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। हम्म। तो इसीलिए जहां से जो कुछ उनको थोड़ा वो मिल जाता है, एंड बेसिकली इट इज फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉनेटरी या सपोर्ट, थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट, तो पाकिस्तान वहीं चला जाता है। तो उसके अपना कोई स्टैंड या पोजीशन ऑन दीज इश्यूज वो है नहीं, कोई ठोस स्टैंड है नहीं उसका। ओके सर। अच्छा सर, आपने 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट की इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी आपने बात की जो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अनफॉर्च्यूनेटली हम 23 दफ़ा 23 टाइम्स हम आईएमएफ से लोन पकड़ चुके हैं और 24th के लिए अभी हमारी नेगोशिएशन शुरू होने वाली, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। और जैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह आ जाएंगे, तो उसके बाद उनके पास जो पहला टास्क होगा वो यही होगा कि जाके आईएमएफ से बात करें और नए पैसे पकड़ें। एक चीज तो सर ये हो गई, आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब की, नो डाउट अबाउट हिम, स्पेशली इन पाकिस्तान। उनके हवाले से मैं ये बात करता रहता हूं अक्सर शोज में कि अब पहले पाकिस्तान में उनके हवाले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पाया जाता था, लेकिन अब लोग बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं कि भाई उन्होंने हिंदुस्तान को कहां से कहां लाके खड़ा किया है। एक जिसे कहते हैं कि ग्लोबल पावर के तौर पे जाना जाता है और लोग मानते हैं उनको, ये नहीं है कि सिर्फ जाना जाता है, लोग सुनते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। सर, आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई सुपर पावर बन जाए या बन जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक जिसे कहते हैं, आपने डिग्निटी की बात की, हर किसी को चाहिए एज ए इंडिविजुअल हो, एज ए कंट्री हो। तो आपको लगता है कि फिर ये चीजें मुमकिन हो सकती है और फिर हमारे नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और चीन है। चीन के साथ अगर साइड पे कर दें तो बाकी 3 के साथ ताल्लुकात खराब है काफी हद तक। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं, जो देखिए आपने इकोनॉमी की बात की, सर। तो इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, या। बट इट्स नॉट दी ओनली फैक्टर। यस। उसके साथ पॉलिसीज भी चाहिए आपको। एग्जैक्टली सर। और देखिए, अगर आपको इकोनॉमी ठीक करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जी बिल्कुल। आपको पीस लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपको ये देखना है, जो आपके यहाँ पर ये जो टेररिस्ट घूमते हैं कलाश्निकोव लेकर, जी। ये सब बंद होंगे, जिससे कि जो भी वहाँ है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर तो आपके जो चीनी इंजीनियर्स हैं, चीन के जो इंजीनियर्स हैं, चीन के जो काम करने वाले हैं, दे डोंट फील सेफ। उनके वहां पर कत्लेआम हो रहा है, उनको वहां पर मारा जा रहा है। और चीन का इसके लिए बहुत वो दबाव रहता है पाकिस्तान के ऊपर, हम्म। जो आप हमारे जो लोग हैं उनकी आप ठीक हिफाजत नहीं कर रहे हैं। तो आपको पीस चाहिए, आपको ये चाहिए। और मैं समझता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है जो आपको आतंकवाद का दामन छोड़ना पड़ेगा। जी। आतंक, अब देखिए, मैं समझता हूं जो अभी इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उसमें आर्मी का जो स्टैंड, उसका जो पोजीशन थी, मुझे नहीं मालूम जो आप पाकिस्तान में रहकर आप क्या समझते हैं, परंतु बाहर तो हम यही देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो आर्मी का जो रुतबा है, जो स्टैंडिंग है, जो कंट्रोल है, जो होल्ड है, जी। जो क्लाउट है, जो डोमिनेंस है, जी। वो पाकिस्तान में कम हुआ है। क्योंकि अगर आर्मी चाहती थी, जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, उसका रिजल्ट होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी पीएमएलएन जीत कर आए और वो अपना प्रधानमंत्री बिल्कुल। बने, वो नहीं बिल्कुल। हुआ। जो एग्जैक्टली। अवाम था, जो लोग थे, उन्होंने उसके विरुद्ध काम किया है। तो दैट एग्जैक्टली। मीन्स, अगर ऐसा होता है, जो आर्मी का कंट्रोल, क्योंकि आर्मी ही यूज करती है आतंकियों को, टेररिस्ट को, एज एन जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेंस्ट जी। इंडिया। क्योंकि वो बताना चाहते हैं, जो इंडिया है एक हॉस्टाइल कंट्री, इंडिया है एक एनिमी कंट्री, और अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है भारत के विरुद्ध, तो जी। वो आर्मी है। तो इसीलिए राइट। आपको आर्मी को सपोर्ट करना जरूरी है। परंतु अब अगर हम देखते हैं, जो कंट्रोल आर्मी का अगर कम हो जाता है, तो तब, और हम ये देखें, जो टेररिज्म को आप कम करते हैं उसमें, तो फिर मैं समझता हूं भारत के साथ भी संबंध ठीक होने की, रिश्ते ठीक होने की बात बन सकती है। और अगर भारत के साथ संबंध ठीक होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा
प्लस हो सकता एग्ज़ैक्टली, है। परंतु वो एग्ज़ैक्ट फिर जब भी बात होती है, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी कहा जो भाई ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को हटा देना चाहिए। देखिए वो आप किसी ये ख़याली दुनिया में रह रहे हो, जी, जो आर्टिकल 370 में कुछ हो पाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पूरी दुनिया भूल गई है, कश्मीर के बारे में भूल गई है। हम एग्ज़ैक्टली, हमारे G20 में वहाँ पर कश्मीर में बहुत मीटिंग्स हुई, टूरिज़्म पर मीटिंग हुई। बिल्कुल, सब दुनिया के लोग आए। यस, ऐसा नहीं है जो कोई नहीं आया, एग्ज़ैक्टली, सब दुनिया के लोग आए। यहाँ तक कि अभी तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ पर $5 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। जी, बिल्कुल, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह-वगैरह पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कश्मीर के ऊपर, वो मेरे ख़्याल से नैरेटिव एकदम ख़त्म हुँ, हो चुका है एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड रियलाइज़ इट। परंतु वो शायद अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, चाहे इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ साहब हो या कोई भी हो, वो अपना उसको बजाते रहते हैं। आपने देखा है जो इमरान खान 2019 में जब गए थे वहाँ पर यूएन जनरल असेंबली पर, जी, तो बिल्कुल, 1 घंटा वो बोलते रहे, पता नहीं क्या कहा, रेविंग, रैंटिंग। लोगों को नॉर्मली कहा जाता है जो आप 13-14 मिनट में अपनी स्पीच खत्म करिए, एग्ज़ैक्टली, और वो अपना बोलते गए, बोलते गए। उसका क्या असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ। बिल्कुल सही, देयर वर हार्डली एनी पीपल। तो माय पॉइंट इज़ जो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, जो उनकी जो जी। पॉलिसीज़ हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और उसके बेसिस पर उनको अपना जो आगे की पॉलिसीज़ हैं, उसको डिटरमाइन करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट सर और बिल्कुल यही बात मेरे ख़्याल में आपने एक बात की अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ और वहाँ पे शायद वो रिज़ल्ट आया कि मतलब नोबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट और मेरे ख़्याल में ये एक चेंज है और अगर ये ग्रेजुअली भी ये चलता गया तो शायद आज नहीं हो सकता है आफ्टर अ डिकेड और इससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम में हम किसी बेहतर पोज़ीशन पे खड़े हों। लेकिन उसके लिए अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और इंडिया के साथ जो भी हमारे मसले-मसाइल हैं, मेरे ख़्याल में खुले दिल के साथ और सबसे बड़ी बात किसी हिपोक्रेसी के बगैर बात करनी पड़ेगी कि ठीक है, जो कुछ हुआ, जंगें हुई, जो भी कुछ हुआ, उससे आगे जाकर बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए वही आप वाली बात है कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ट्रस्ट नहीं होगा तो मेरे ख्याल में बात हो नहीं सकती बेशक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए या कोई हमारे कोई और बैठ जाए तो जब तक इंडिया को या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन ऑफिस को या फॉरेन मिनिस्टर को ट्रस्ट नहीं होगा कि भाई हाँ ये बात हम कर रहे हैं ये यही होगी जो हमारे साथ टेबल पे हुई है देखिए फ़ख़्र साहब, मैं एक इसमें बात कहूँगा सर आपको। प्लीज देखिए, सर भारत ने, हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है। सर आपको मालूम है, मैंने जैसे बताया 2014 में नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर इनवाइट किया गया, बहुत अच्छी बिल्कुल बातें हुई। हर बार चाहे जब वो क्रिकेट का मैच हो या नवाज़ शरीफ साहब का कोई ऑपरेशन हो, हॉस्पिटलाइज़ेशन हो, हमेशा मोदी साहब उनको टेलीफ़ोन करते थे और उनको बिल्कुल वो सर आई गेट नो वेल सून, अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी एग्जैक्टली शुभ इच्छा वगैरह उनको बताते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि 25 दिसंबर 2015, 1 डेढ़ साल अपना आने के बाद वो वहाँ पर गए। एग्जैक्टली उससे लाहौर पहले उससे पहले उन्होंने सुषमा स्वराज को भेजा वहाँ पर। जी हार्ट ऑफ बिल्कुल एशिया में जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आप शुरू करिएगा। तो एग्जैक्टली हमारी तरफ से बहुत ये आगे पहल की गई है, जो हम अपने संबंधों को, रिश्तों को आगे लेकर जाएँ। पर एग्री जैसे मैंने कहा, जो वहाँ पर आर्मी का ये है, जो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर पकड़ है, उसके ऊपर वहाँ की पॉलिसी के ऊपर, तो जी वो 25 दिसंबर 2015 को गए, पहली जनवरी 2016 को वहाँ पर अटैक हो गया पठानकोट में। हमने यहाँ तक कि वहाँ के आईएसआई के नुमाइंदों को भी उसमें इनवाइट किया, जो आप देखिए, जो आपकी तरफ से ये किया गया है और आप एक्शन लीजिए। फिर जी भी उन्होंने कोई वो नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तो जी इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आपको मालूम है उरी हुआ सितंबर 2016 में, उसके बाद पुलवामा हुआ, उसका तो आपको सब कुछ पता ही है। जी बिल्कुल तो देखिए बात ऐसी है, जो जब तक ये टेररिज्म का, आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक तो ये बात बनेगी नहीं। और देखिए एब्सोल्युटली भारत ने तो ये पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए, जो जिस देश ने हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, उन सब देशों ने फ़ायदा पाया है।
और भारत एक ऐसा देश नहीं है जो कि अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए ये समझता है जो भाई मुझे इससे क्या निकलने वाला है, और वो उसको फिर पैसा देता है या उसकी सहायता करता है। मैं जी, आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा कर्जा श्रीलंका का चीन के पास है, सर, परंतु चीन सामने नहीं आया। जब श्रीलंका को जरूरत थी 2022 में, ना खाना था, ना गेहूं था, ना बिल्कुल, अनाज था, ना डिफ़ॉल्ट कर पैसा गए दिया। थे। हाँ, कुछ नहीं था। और आईएमएफ भी उसको पैसा नहीं दे रहा था। बिल्कुल, तो तब चीन नहीं आया, चीन पीछे खड़ा रहा। एग्री, पर हिंदुस्तान आया, उसने उसको बिल्कुल पैसा सर। दिया। और जब हमने $4.5 बिलियन दिया, लोन और ग्रांट्स, उसके बाद काफी देर बाद, उसके बाद आईएमएफ आया उसके पास, और उसने भी करीब $3 बिलियन, बिल्कुल, भारत बिल्कुल, से कम दिया उसने। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल मैं सर। ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए पाकिस्तान ने कहा जो हमको आपकी कोविड 19 की वैक्सीन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मत लीजिएगा, कोई बात नहीं। भारत ने तो 100 देशों से ज्यादा को 300 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन हमने दी। जी, बिल्कुल। तो जिसने भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए हैं, उनको फायदा हुआ है। हर बेशक, तरीके से फायदा हुआ है। एब्सोल्युटली राइट सर। आपने अगर पाकिस्तान ने अपने संबंध चीन के साथ अच्छे बनाए हैं, तो चीन अपने फायदे के लिए, अपने हितों के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका बिल्कुल, ने भी, आप यही कहते हैं जो भाई अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया टेररिज्म में, हमारे बिल्कुल, यहाँ पर कितना ज्यादा वो हुआ है, हमारे कितने लोग मारे गए, हमने कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं। जी, तो जो इंडिया है वो ऐसी बातें नहीं करता है। इंडिया आपका नजरिए से मसलों को देखता है और उनका हल निकालने का कोशिश करता है। तो बहुत इसीलिए ज़बरदस्त। ये समझना चाहिए, जो भारत के साथ दोस्ती करके आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल तो ठीक, इसलिए आई बिल्कुल। थिंक, और ये दूसरे देशों का एग्जाम्पल आप देखिएगा और आप पाएंगे ये ठीक है। एग्री सर, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में दुनिया भर के लोगों को या दुनिया भर के कंट्रीज़ को हम देख रहे हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट को हम देख लेते हैं, दूर नहीं जाते, सऊदी अरेबिया और यूएई को देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब हों या शेख ज़ायद अल नहयान साहब हों, वो मोदी जी को अपना भाई कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, ऐसे नहीं है कि वैसे ही ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत एक लंबी दास्तान है, लंबी हिस्ट्री है और इस लेवल पे वो तब ये ताल्लुकात पहुँचे हैं और बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है उनकी इकोनॉमीज़ को, बहुत सारे लोग वहाँ पे सर्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जाके इंडिया में हम पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके जब पाकिस्तान को हम देखते हैं, तो हमारा इसी पे गुज़ारा चल रहा होता है कि $1 अरब हमें लोन दे दें, इससे हम शायद थोड़ा-सा गुज़ारा चला लेंगे, लेकिन कारोबार की तरफ नहीं जाते। तो फ़ॉरेन पॉलिसी क्योंकि एम्बेसडर साहब क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, खुद डिप्लोमेट रहे, लेकिन उसके साथ उन्होंने इकोनॉमी की बात की और सेम यही बात आसिफ दुरानी साहब ने मेरे ही शो में कहा था कि सर इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तब जाकर आप किसी के साथ बात करते हैं, बेशक इंडिया के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका के साथ, तो आपका एक कम से कम कुछ ना कुछ बैलेंस नज़र आएगा, कि आपकी बात को सीरियस लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई सुपर पावर जाके बन के और अमेरिका के ऊपर चढ़ दो, इंडिया के ऊपर या चीन के ऊपर, नो, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम उनको भी लगता है कि यार ये काम वाले लोग हैं, ये काम करते हैं, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बोला कि आप क्या दे रहे हैं दुनिया को? और दुनिया इसी नज़रिए से देखती है दूसरे कंट्रीज़ को। सर आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही और होप सो कि आइंदा भी जब भी सर के पास टाइम होगा क्योंकि ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं ट्रैवलिंग में या किसी और चीज़ों में, तो इसलिए हम बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। लेकिन वन्स अगेन सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी ऑलवेज मच। अ प्लेजर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत-बहुत